वर्ल्ड क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के बारे में स्टडी करेंगे। हमें पता है कि 1526 में भारत पर बाबर के द्वारा आक्रमण किया जाता है और एक नए साम्राज्य यानी मुगल अंपायर की स्थापना की जाती है। लेकिन जैसे ही समय 1707 का आता है और औरंगजेब की मृत्यु होती है, उस समय से मुगल वंश धीरे धीरे कोलैप्स होने लगता है, यानी वो अपने पतन की तरफ जाने लगता है। समय आता है 1713 से 1719 का और उस समय मुगल साम्राज्य पर फर्रुखसियर का क्या होता है, शासन चल रहा है। यानी दिल्ली पर कौन शासन कर रहा है, फर्रुखसियर कर रहा है। और उसी के टाइम में फर्रुखसियर के द्वारा बंगाल में एक स्वतंत्र शासक की स्थापना की जाती है और उस पर जो राजा बनता है, जो सम्राट बनता है, उसका नाम मुर्शीद कुली खां होता है। यानी बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, फर्रुखसियर के संयोग से मुर्शीद कुली खां के द्वारा। और मुर्शीद कुली खां को जब वो राजा बना देता है, एक बड़े साम्राज्य का राजा बना देता है, तो बदले में भी उसे चाहिए, तो बदले में उसे टैक्स देना होता है। यानी मुर्शीद कुली खां क्या करता है, फर्रुखसियर को टैक्स पेड करता है। और उसके बाद मुर्शीद कुली खां जो राजधानी ढाका होती है उसको वो मुर्शिदाबाद लाता है। अब क्या होता है कि जब मुर्शीद कुली खां गद्दी पर बैठ जाता है तो वो जितना भी उस इलाके से धन अर्जन कर रहा है वो टैक्स के रूप में फर्रुखसियर के यानी मुगल अंपायर को देता रहता है। बाद में एक या दो शासक और आते हैं। असली कहानी स्टार्ट होती है 1740 से, जब 1740 में एक गिरिया का युद्ध होता है और उस युद्ध में बिहार का एक सूबेदार होता है जिसका नाम होता है अली वर्दी खां। क्या होता है, अली वर्दी खां। अली वर्दी खां और सरफराज में 1740 में गिरिया का युद्ध होता है और उस युद्ध में सरफराज मारा जाता है और गद्दी पर कौन बैठ जाता है, अली वर्दी खां। जब अली वर्दी खां गद्दी पर बैठ जाता है तो वो मुगल अंपायरों को टैक्स देना क्या कर देता है, बंद कर देता है। और जब वो टैक्स देना बंद कर देता है तो बंगाल धीरे धीरे क्या होने लगता है, अमीर होने लगता है। और वो इतना अमीर हो जाता है कि वो उस समय का स्वर्ग यानी स्वर्ग से उसकी तुलना कर दी जाती है। यानी वहां के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो बहुत ही हायर हो जाता है। अब जब अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है तो उसका दामाद बैठता है गद्दी पर और नाम होता है सिराजुद्दौला। अली वर्दी खां का दामाद का नाम क्या होता है, सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला का जो शासन होता है वो 1756 से लेके 1757 के बीच में होता है। और इसी शासन के बीच में बंगाल में एक बहुत ही बड़ी घटना घटती है जिसका नाम होता है ब्लैक होल की घटना, जिसको इंग्लिश में ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। यानी काल कोठरी की घटना घटती है और यह घटना घटती है 20 जून 1756 को। होता क्या है कि सिराजुद्दौला के द्वारा एक बहुत ही छोटी सी कोठरी में, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई सनलाइट की व्यवस्था ना हो, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई विंडो की व्यवस्था ना हो, वहां पर इसने 146 अंग्रेजों को बंद कर देता है। लेकिन दरवाजा जब सुबह खुलता है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें से 23 लोग ही जिंदा बचते हैं। सिर्फ और सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचते हैं। इतिहास की एक बहुत ही खतरनाक त्रासदी में की एक घटना होती है। जब ब्लैक होल की घटना होती है, 146 लोगों को वो अंग्रेजों को बंद करता है और 23 लोग ही जिंदा बचते हैं। तो उसी में एक होता है जेड हालवेल। क्या होता है, जेड हालवेल। वो अपनी जान बचाकर उस समय का जो बंगाल का गवर्नर होता है उसको ये इंफॉर्मेशन देता है कि जो बंगाल का साम्राज्य का जो राजा है जिसका नाम सिराजुद्दौला है, उसने 146 लोगों को बंदी बनाया था, उसमें से सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचे हैं। उस समय का जो बंगाल का गवर्नर होता है जिसका नाम होता है रॉबर्ट क्लाइव। यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव होता है। और रॉबर्ट क्लाइव बोलता है कि अब हम लोग क्या करेंगे, उससे युद्ध करेंगे। क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, क्योंकि उसने 123 अंग्रेजों को क्या किया है, मारा है। लेकिन उसको मना कर दिया जाता है। क्यों,
क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के पास उस समय सिर्फ 300 ही सोल्जर होते हैं, जबकि सिराजुद्दौला के पास 10,000 सैनिक होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस इलाके में युद्ध करने जा रहे हो वो इलाका के बारे में आपको पता नहीं है। वो इलाका भी किसका है? सिराजुद्दौला का है। वहां के लोग भी उसके हैं और यहाँ तक कि जो लड़ाइयाँ लड़ी जाएगी जिस जगह पर, वो उसके बारे में अच्छी तरह से क्या है, जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग इससे बदला कैसे लेंगे। तो फिर क्या होता है, एक संधि होती है, अलीनगर की संधि। और अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 होती है। ये किसके किसके बीच होती है? तो ये होता है रॉबर्ट क्लाइव, ये होता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच होता है। किसके बीच होता है? सिराजुद्दौला के बीच होता है। क्यों? ये घटना जो घटी है 20 जून 1756 को, इसी के मैटर में इन दोनों के बीच में बैठक होती है कि जो हुआ सो हुआ, हम इस बात को यहीं तक क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव प्रतिशोध की आग में क्या करता है, जल रहा होता है और वो बदला लेने की कोशिश कर रहा है। तो उसे सजेशन दिया जाता है कि आप सिराजुद्दौला के सैन्य ताकत में क्या करिए, सेंध करिए, क्या करिए, सेंध लगाइए और उसको तोड़िए। ठीक वैसा ही होता है। सिराजुद्दौला का सेनापति का नाम होता है मीर जाफर। क्या होता है? मीर जाफर होता है। मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि अगर तुम हमारी साथ दोगे, तुम हमारा अगर साथ दोगे, तो मैं तुम्हें बंगाल का क्या बना दूंगा, नवाब बना दूंगा। क्या बना दूंगा? नवाब। और तुम ही आदिनाल क्या हो जाओगे, वहां के राजा हो जाओगे। लेकिन कंडीशन यह है कि जब तुम राजा बनोगे तो तुम अंग्रेज अधिकारियों को 1,70,00,000 रुपए दोगे। उसके अलावा मुझे खुद यानी रॉबर्ट क्लाइव को 20 लाख दोगे और जो 24 परगना जो कलकत्ता में इलाका है, बंगाल में जो इलाका आता है, उसकी सारी की सारी दीवानी मुझे दे दोगे। ये एग्रीमेंट सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में डन हो जाता है। घटना घटती है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। ये जो युद्ध हुआ है ये भागीरथी नदी के तट पर हुआ है। 23 जून और 1757 के बीच सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव की सेना आपस में लड़ाइयां लड़ती है। लेकिन लड़ाई के दौरान ही मीर जाफर क्या करता है, षड्यंत्र करता है और उसमें क्या हो जाती है, सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। और गद्दी पर कौन बैठ जाता है? मीर जाफर। जब मीर जाफर गद्दी पर बैठ जाता है तो वो अंग्रेजों का एक कठपुतली हो जाता है। क्या होता है? अंग्रेजों का एक कठपुतली। और अंग्रेज इससे जो डिमांड करते हैं वो उसे पूरा करता जाता है। और इतना ज्यादा डिमांड कर देते हैं कि ये धीरे धीरे जो बंगाल की अर्थव्यवस्था है वो डायर फाइनेंशियल कंडीशन में चली जाती है, यानी पूरी तरह से चरमरा जाती है। लोग गरीबी की तरह लौट आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि प्रश्न ये उठता है कि आखिर अंग्रेजों को इतना पैसे की जरूरत क्यों है? तो सबसे पहले यूज करप्शन, यानी ये बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये लड़ाइयां भी लड़ रहे हैं दक्षिण भारत में, यानी कर्नाटका का युद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि हम वहां पर भी अपना वर्चस्व क्या कर सके, कायम कर सके। कर्नाटक में 7 वर्षीय युद्ध चल रहा है 1756 से 1763 के बीच में। वाणिवास का युद्ध भी चल रहा है 1760 में। तो आखिर लड़ाई लड़ने के लिए तो एमिनेशन चाहिए, फोर्स चाहिए, और उनके लिए हमें बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, पैसा चाहिए। और वो पैसा कहां से आ रहा है? बंगाल से, यानी मीर जाफर से। ये तो कठपुतली है। जब ये कठपुतली बन जाता है तो यहाँ के जितने जमींदार होते हैं ये इंडिपेंडेंस होकर अब अपना अपना शासन करने लगते हैं। ये राजा को न मानकर अंग्रेजों को ही डायरेक्ट क्या करने लगते हैं, टैक्स देने लगते हैं। जैसे उस समय के आपके इंडिपेंडेंस में जैसे आपका दुर्लभ राय है, घसीटी बेगम है, ये सारे के सारे अब वो वहां पर बंगाल में क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। कुछ समय बाद क्या होता है कि मीर जाफर अब अंग्रेजों को पैसा देते देते थक जाता है, यानी बंगाल उस कंडीशन में है ही नहीं कि अब उन लोगों को पैसा दे। तो अंग्रेज कहते हैं कि अब हमें इसे हटाना होगा। तो हटाओगे कैसे? तो मीर जाफर के एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मीरन। क्या होता है? मीरन। और एक दामाद होता है मीर कासिम। और उस समय भारत का गवर्नर वंशी टाट बन चुका होता है। कौन बन चुका है? वंशी टाट बन चुका है। अब ये तो कंफर्म है कि मीर जाफर के जगह पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो मीर कासिम को गद्दी पर बैठाओ या मीरन को गद्दी पर बैठाओ। दोनों में से किसी एक को बैठाना होगा। लेकिन कुछ समय बाद उसके पुत्र की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ओवरऑल ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है, यानी मीर कासिम। अब मीर कासिम
और वंशी टाट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि हम तुम्हें राजा बना देंगे, बदले में तुम हमें 5 लाख रुपया देना, और वर्धमान, चटगांव जैसे जितने भी इलाके हैं, वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर जैसे जितने भी इलाके हैं, ये सारे इलाके की दीवानी किसके पास आ जाएगी? अंग्रेजों के पास आ जाएगी। मीर कासिम सहमत हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आप किसी राजा को डायरेक्ट कैसे हटा सकते हैं? तो पूरी प्री प्लानिंग के तहत सैनिकों के द्वारा उस जो राज्य का महल होता है उसको क्या किया जाता है? छावनी में तब्दील की जाती है, ताकि अगर कन्फ्लिक्ट हो यानी संघर्ष हो तो हम युद्ध करके मीर जाफर को क्या करेंगे? हटा देंगे। और सोचो ये जो मीर जाफर और यहाँ पर मीर कासिम है, मीर कासिम क्या होता है? मीर जाफर का दामाद होता है। लेकिन षड्यंत्र तो रची जा चुकी है। लेकिन जैसे ही वो अंग्रेज सैनिक महल पर धावा बोलते हैं, बिना संघर्ष के मीर जाफर अपने पद को त्याग कर देता है। क्यों? क्योंकि आखिर बंगाल के साम्राज्य में बचा ही क्या है? सारे के सारे क्या वो डायर कंडीशन में जा चुकी है, एकदम दरिद्रता के कगार पर आ चुकी है। तो मीर कासिम गद्दी पर बैठ जाता है। मीर कासिम जब गद्दी पर बैठता है, उस समय का पीरियड होता है 1760 से 1763 का। अब वो जो अंग्रेज डिमांड करते हैं वो 1 साल तक उनको आराम से देता है, और धीरे धीरे 1 साल के बाद अब मीर कासिम को भी समझ में आ जाता है कि ये अंग्रेज इतने लालची है, ये इनकी जो डिमांड है वो अनंत है और मैं इसे नहीं दे पाऊंगा। अब हमें बंगाल को फिर क्या करना है? सोने की चिड़िया बनाना है, जैसे 1757 से पहले था। तो मीर कासिम क्या करता है कि सबसे पहले राजधानी ट्रांसफर करता है, और राजधानी कहां ट्रांसफर करता है? तो मुंगेर करता है। क्या करता है? मुंगेर। मुर्शिद कुली क्या करता है? मुर्शिदाबाद लाता है, और ये मुर्शिदाबाद से कहां राजधानी लाता है? मुंगेर लाता है। मुंगेर इसलिए लाता है कि अगर मैं कलकत्ता के आसपास कैपिटल बनाऊंगा और अगर अंग्रेजों के विरुद्ध कोई एक्टिविटी करूंगा तो वो क्या करेंगे? इसको विरोध करेंगे या इसको बंद कर देंगे। इसीलिए वो डायरेक्ट कलकत्ता न लाकर बिहार में मुंगेर में क्या करता है? स्थापना करता है। लेकिन उनका वो पूर्ण रूप से विरोध नहीं कर रहा है, ये जान रहा है कि अभी हमारा कंडीशन सही नहीं है, हमारे पास वेल एजुकेटेड मिलिट्री नहीं है, और वहां उन लोगों के पास, अंग्रेजों के पास क्या है? ऑलरेडी क्या है? मिलिट्री। अब क्या करता है कि मुंगेर लाता है, और उसके बाद वो नौकरशाही और सैनिकों का क्या करता है? रिकंस्ट्रक्शन करता है, यानी पुनः निर्माण करता है। वो भी किस पद्धति पर? तो यूरोपीय सिस्टम पर, क्योंकि जो यूरोप के यानी जो अंग्रेज होते हैं वो वेल एजुकेटेड है किसमें? वार में। किसमें है? वार में। तो आखिर यूरोपीय पद्धति पर कौन सैनिकों को तैयार करेगा? तो एक जर्मन अधिकारी होता है, एक जर्मन अधिकारी होता है जिसका नाम होता है वाल्टर। वो क्या करता है? इसकी सहायता करता है। तो अब सैनिक जब तैयार होंगे तो उनके लिए गोला बारूद की व्यवस्था होगी। तो वो क्या करता है? अवैध रूप से मुंगेर में ही एक बंदूक का कारखाना बनवाता है। तीसरा काम क्या करता है? ये जो जमींदारी व्यवस्था है उस पर अब कंट्रोल करना चाहता है। क्यों? क्योंकि जमींदारी से जो राजस्व आता है उससे बंगाल के खजाने में क्या होगी? वृद्धि होगी। लेकिन सिराजुद्दौला के समय से ही सारे जमींदार क्या हो जाते हैं? इंडिपेंडेंस है, वो नहीं दे रहे हैं। तो एक होता है बिहार में जमींदार जिसका नाम होता है राम राय। क्या होता है? राम राय। उसकी हत्या कर देता है। जब उसकी हत्या कर देता है तो सारे जो जमींदार होते हैं कहीं ना कहीं डर जाते हैं और राजस्व लाकर देने लगते हैं, यानी हद तक कंट्रोल कर देता है। अभी यहां तक कोई बात दिक्कत नहीं है अंग्रेजों को। दिक्कत कब है? दिक्कत जब होता है दस्तक। दस्तक मतलब होता है फ्री ट्रेड, और इसमें आता है चुंगी कर। क्या आता है? चुंगी कर। चुंगी कर क्या होता है? इससे क्या होता है ना कि अंग्रेजों को फ्री ट्रेड होता है, और इसके अलावा जितने भी, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे वो पुर्तगाली हो, उनको या इंडियन जो आपके बिजनेसमैन हैं उनको वो छूट नहीं मिलता है। तो ये दस्तक के लिए कहता है कि इसको हटाओ, इसका गलत उपयोग कर रहे हो तुम लोग, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। अंत में वो डायरेक्ट दस्तक किस लिए है? तो चूंकि करेक्ट टैक्स है, एक काम करता है टैक्स को ही साफ कर देते हैं। जब टैक्स साफ हो जाएगा तो दस्तक किसी काम का रहेगा नहीं, और जब टैक्स साफ हो जाएगा तो जितने भी बिजनेसमैन है, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो इंडियन हो, वो सारे के सारे अब समान रूप से क्या करेंगे? अपना भारत में व्यापार करेंगे। इस प्रकार की घटना के बाद मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच संघर्ष बढ़ता जाता है, और कहीं कहीं अब झड़प शुरू होने लगता है। तो एक झड़प आपकी पटना में होता है, एक झड़प आपका मुर्शिदाबाद में होता है, एक झड़प गिरिया के युद्ध में होता है, गिरिया का युद्ध में होता है, और अंततः जब एक खतरनाक झड़प होता है उदय नाला में, तो इसी झड़प के बाद मीर कासिम
गद्दी छोड़कर अवध भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? अवध भाग जाता है। इसका नवाब होता है सुजाउद्दौला। तो जब मीर कासिम गद्दी छोड़कर भाग जा रहा है तो आगे फिर गद्दी पर बैठेगा कौन? तो गद्दी पर फिर बैठेगा मीर जाफर। कौन बैठेगा? मीर जाफर। अब यही जो दस्तक है या चुंगीकर है, अब लड़ाई कहां पर होती है? जब मीर कासिम अवध के नवाब यानी सुजाउद्दौला के में जाकर बैठ जाता है, उसे भेंट करने जाता है, शरण मांगने जाता है, तो अवध का जो नवाब होता है सुजाउद्दौला उसको शरण दे देता है और उसके बाद बोलता है आज जैसे अंग्रेजों ने मुझे बंगाल से भगाया है, आने वाले समय में तुझको अवध से भी भगाएंगे और अगर इन अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है आपका वार, यानी अंग्रेजों से वार करो। उसी बीच में उस समय दिल्ली पर मुगल अंपायर जो है वो शाह आलम द्वितीय का शासन होता है और उससे भी क्या होता है? मुलाकात होता है। तीनों मिलकर 1763 में यानी अवध का नवाब सुजाउद्दौला, दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय और जो पूर्व में रहता है बंगाल का नवाब मीर कासिम, तीनों बीच में बैठकर मीटिंग करते हैं और हम लोग क्या करेंगे? अंग्रेजों से युद्ध करेंगे। तैयारियां हो जाती हैं और समय आता है आपका 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध। बक्सर जो है वो गंगा नदी के किनारे पड़ता है। अब 22 अक्टूबर 1764 को दोनों की तरफ से यानी अंग्रेज और जो सैन्य संगठन है यानी तीनों का टुकड़ियां आमने सामने होती है। विकिपीडिया के अनुसार अंग्रेजों के तरफ से लड़ने वाले जो सैनिक होते हैं उनकी संख्या 7000 होती है। कितनी होती है? 7000। जबकि तीनों जो सेनाएं होती है सुजाउद्दौला का, मीर कासिम का और शाह आलम द्वितीय का, उसकी संख्या होती है 40,000, यानी 7,000 और 40,000 के बीच में वार होने वाला है। आंकड़ा देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि युद्ध तो ये लोग ही जीतेंगे, लेकिन जब युद्ध स्टार्ट होता है तो अंग्रेज इस युद्ध में जीत जाते हैं। अब इनका लीड कौन कर रहा है? तो हेक्टर मुनरो कर रहा है। यानी बक्सर के युद्ध का लीड कौन कर रहा है? बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन है? तो उसका नाम है हेक्टर मुनरो। और इधर से त्रिकोणीय यानी तीन सेना सुजाउद्दौला का है, उसके बाद आपका मीर कासिम का है और शाह आलम द्वितीय में। यह लड़ाई बहुत भयंकर होती है और इस युद्ध में अंग्रेज क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। जब जीत जाते हैं तो बहुत सारी संधियां होती हैं। एक संधि का नाम होता है आपकी इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम जो संधि होती है वो 12 अगस्त 1765 को होती है। क्या होती है? 12 अगस्त 1765 को होती है। और 12 अगस्त 1765 में क्या होती है कि जो मुगल अंपायर शाह आलम द्वितीय होता है उसको अब पेंशन भोगी यानी वेतन भोगी राजा बना दिया जाता है और उसे 26 लाख वार्षिक पेंशन देकर अब उसे क्या बना दिया जाता है? राजा बना दिया। अब यानी मुगल अंपायर धीरे धीरे कोलैप्स होने वाला है। उसके बाद बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी किसके पास हो जाती है? अंग्रेजों के पास हो जाता है। अब ये जो इलाहाबाद और कड़ा का इलाका है जो अवध के नवाब का होता है उससे छीनकर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया जाता है। उसके बाद अब प्रश्न उठता है कि आखिर किनके किसके बीच में संधि होती है? तो इलाहाबाद की जो संधि होती है वो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। जो रॉबर्ट क्लाइव 1757 में आता है वही रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर संधि के लिए आता है दोबारा। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कुछ बोला जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। उसके अलावा स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की दर्जा किसको दी गई है? तो वो रॉबर्ट क्लाइव को दी गई है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया है, क्योंकि प्लासी के युद्ध से ही क्या होता है? अंग्रेजों को हद तक भारत में अधिकार या साम्राज्य फैलाने में मदद मिलती है। जब ये हो जाता है तब फिर इलाहाबाद की एक सेकंड संधि होती है जो होती है 16 अगस्त 1765 को होती है। और 16 अगस्त 1765 को जो संधि होती है वो रॉबर्ट क्लाइव और अवध का नाम सुजाउद्दौला के बीच होती है। सबसे युद्ध में यानी 22 अक्टूबर 1764 को जो युद्ध होता है उसमें सबसे अधिक किसी को लॉस होता है या सबसे अधिक किसी को हर्जाना भरना पड़ता है तो अवध का नाम नवाब सुजाउद्दौला का ही होता है। सबसे पहले जो युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को उसमें इसे अंग्रेजों को 50 लाख रुपए हर्जाना यानी जुर्माना के रूप में देना पड़ता है। यहाँ तक कि जो चुनार का दुर्ग होता है उससे अंग्रेज छीन लेते हैं। वाराणसी और गाजीपुर का इलाका
राजा बलवंत सिंह को दे दिया जाता है और इलाहाबाद और कड़ा का इलाका शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है। और उसके अलावा इसके ऊपर इसके महल पर अंग्रेजों के द्वारा एक अंग्रेजी टुकड़िया स्थापित की जाती है। वो भी उसकी पैसा अंग्रेज नहीं देंगे, बल्कि नवाब के पैसे से ही वो सारे के सारे अंग्रेजों को क्या करेंगे, ड्यूटी देंगे। उसके बाद अब क्या होता है, जब पूरी तरह से बक्सर का युद्ध समाप्त होता है, संधिया होती है और जब कब्जा कर लेता है, तो प्रश्न ये पूछता है कि किस युद्ध के बाद भारत पूर्ण रूप से अंग्रेजों का गुलाम हो गया? तो वो युद्ध था बक्सर का युद्ध था। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।